परितोष तेजवानी घर में आते ही सबसे पहले अपने पिता जगमोहन तेजवानी के पास आया। जगमोहन तेजवानी लगभग 83 वर्ष के विधुर वृद्ध हैं। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त परितोष भी प्रौढ़ अवस्था में आ चुका एक नामचीन पत्रकार है। जगमोहन अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे नित्य की भांति अपने ही विचारों में लीन है। धीमी आवाज में मल्लिका पुखराज के गाने चल रहे हैं। परितोष ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों से नरमी के साथ पकड़ा और बोला, पापा जी। जगमोहन का ध्यान भंग हुआ और पुत्र को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर दी। चेहरे की झुर्रियों में भी जगमोहन की आंखें उनकी मुस्कान की गवाही दे रही थी। परितोष की आंखों में चमक थी। उसने उत्साह के साथ, पापा तैयारू कर लो, हम घरों जाएंगे। पापा तैयारी कर लो, हम घर जाएंगे। जगमोहन एकदम से चंचल हो उठा और बोला, क्या जामपुर? परितोष ने जोर देकर कहा, हाँ 3 दिन बाद। जगमोहन ने संक्षिप्त उत्तर दिया, अच्छा है, और अपनी कुर्सी से सर टिकाकर एक आंख बंद कर ली। परितोष कुछ देर और अन्य प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में बैठा रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। जगमोहन पुरानी यादों में चला गया था। शायद आज से कोई 70 साल पहले की बात होगी, जब भारत की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन हो गया था। विभाजन रेखा के दोनों तरफ ही बड़ा कत्लेआम और विस्थापन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तो बुनियाद में ही कट्टरवाद की ईंटें जमा दी गई थी। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ वो क्रूरता हुई कि हिंदू कुश की पहाड़ियाँ भी सहम गई थी। जगमोहन तेजवानी का परिवार सिंधी परिवार था। जगमोहन के पिता का पंजाब के जाजनपुर जिले के जामपुर कस्बे में तंबाकू का व्यापार था। जामपुर सुल्ताना पहाड़ियों और सिंधु नदी से बनी मनोरम वादियों में बसा पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर सिंध से सटा कस्बा था। 3 भाई बहनों में बहन सबसे बड़ी थी, एक और छोटा भाई था। माता पिता के साथ ही जगमोहन के दादा दादी भी रहते थे। दुकान के साथ ही घर था, कुछ जमीन जायदाद भी बना रखी थी। विभाजन के समय जब कत्लेआम शुरू हुआ तो जगमोहन का परिवार भी उस आग की चपेट में आ गया। अपने पूरे परिवार में से बस जगमोहन ही वापस आ पाया था। भारत में जगमोहन को उसकी बुआ ने पाला था। जगमोहन के फूफा सरकारी नौकरी में थे। विभाजन के समय सरकारी नौकरी वालों की तो अदला बदली दोनों तरफ की सरकारों ने कर ली थी, लेकिन जो किसान या व्यापारी थे वे आग के दरियाओं को पार करके विस्थापित हुए थे, और उस आग के दरिया में बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। जगमोहन के परिवार के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये कभी भी जगमोहन ने किसी से नहीं बताया। उस समय का जिक्र आते ही जगमोहन एक मौन धारण कर लेता था और उसकी आंखें पनीली हो जाती थी। परितोष ने भी बाकी लोगों की तरह कई बार जानना चाहा था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन जगमोहन ने कभी कुछ नहीं बताया। आज भी जगमोहन को आबिदा परवीन के गीत बहुत सुहाते थे। हालांकि वो विभाजन से बाद में पैदा हुई थी। सिंध और पंजाब से संबंधित समाचारों पर जगमोहन का खास ध्यान रहता था। परितोष से कई बार कहा था, कभी घर जाएंगे। जगमोहन ने कभी भी इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। जगमोहन उस विभाजिका से बचकर तो आ गया था, लेकिन शायद अपना बचपन, यौवन, हास्य, विनोद, करुणा सब वहीं छोड़ आया था। एक भावना विहीन शरीर मात्र रह गया था जगमोहन, लेकिन सिंधु के जल प्रवाह की वो मनोरम ध्वनि से उत्पन्न संगीत, सुल्तान पहाड़ियों की हवाओं की वो सुगंध आज भी उसके मन में बसी थी, जो दिल्ली में भी उसको कभी कभी जैसे सहला जाती थी। और यूं ही मौन बैठे बैठे उसके चेहरे पर एक मोहन मुस्कान आ जाती थी। वो मुस्कान उसे एकदम एक बच्चे की तरह बना देती थी। वो हंसने लगता था, ठेठ सिंधी भाषा में या कभी पंजाबी में कुछ भी बोल उठता था, जैसे वो लड़ रहा हो, कभी अपने भाई बहनों से तो कभी अपने दोस्तों से। हालांकि जगमोहन को अच्छी हिंदी आती थी। वो खो जाता था कंचों या गिल्ली डंडे के खेलों में, फिर शांत हो जाता था
किसी राजनीतिक मजलिस या जुलूस में अगर जगमोहन अल्लाह अकबर का नारा सुनता तो बेचैन हो उठता था। वो अपने दोनों कानों को अपने हाथों से कसकर भींच लेता था। सबको लगता था कि जगमोहन पागल है, परंतु अपना कार्य जगमोहन अन्य लोगों से ज़्यादा गंभीरता से और कुशलता से करता था। बस वो किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। जगमोहन एक अच्छा पिता और पति रहा, लेकिन उसके आचरण में ये असामान्यता हमेशा बनी रही। जगमोहन की बुआ ने और बाद में बेटे परितोष ने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। दोनों देशों की सरकारें पुनः संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया के दौर में हैं। भारत से एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा रहा था, जिसमें परितोष भी था। परितोष ने भारतीय विदेश सचिव से अपने पिता के बारे में चर्चा की और उन्हें साथ ले जाने की बात रखी तो उसे अनुमति मिल गई। भारत में पाकिस्तान के राजदूत ने खास व्यवस्था कराई थी। जगमोहन को जामपुर भेजने की लाहौर में कुछ औपचारिक मित्रवत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आज जगमोहन जामपुर जा रहा था। भारत की मीडिया पाकिस्तान की दरियादिली की चर्चाओं में तल्लीन थी कि कैसे एक बिछड़े को उसकी जड़ों से मिलवाने को पाकिस्तान सरकार ने मानवता का परिचय दिया है। पाकिस्तानी जनता के जगमोहन के लिए बेहद मार्मिक और अपनत्व भरे संदेश प्रचारित किए जा रहे थे। सत्यता को पता नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया चैनलों ने दोनों देशों के रिश्तों की बर्फ को पूरी तरह पिघला दिया था। जगमोहन की हालत को देखते हुए उसे मीडिया से बहुत दूर रखा जा रहा था। सरकारी गाड़ी से सेना के 4 जवान, एक पाकिस्तानी पत्रकार, 2 पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी जगमोहन और परितोष को जामपुर ले जा रहे थे। परितोष यहाँ के दृश्य को देखकर मुग्ध है। हिंदुकुश पर्वतमाला का ही हिस्सा सुल्तान पहाड़ी दिख रही है। सिंधु नदी ने यहाँ की धरती को उपजाऊ बना रखा है, जिससे यहाँ की हरियाली ने यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। जगमोहन अपने में ही मग्न है। जामपुर कस्बा शुरू भी नहीं हुआ था कि जगमोहन ने एकदम से गाड़ी रुकवा दी। जगमोहन गाड़ी से बाहर आकर चारों तरफ देखने लगा। जगमोहन की दृष्टि कुछ तलाश रही थी। तभी साथ आए पाकिस्तानी पत्रकार, जिसे हिंदी अच्छी आती थी, उसने कहा, यहाँ कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था। नई सड़क बनाने के लिए उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। परितोष ने उसकी बात सुनकर कहा, लगभग सभी मंदिर रास्ते में आ रहे थे, इसलिए पाकिस्तान सरकारों ने शिफ्ट कर दिए। ये शिफ्ट शब्द कुछ ज़्यादा ही जोर डालकर बोला था परितोष ने। परितोष के इस कटाक्ष पर पाकिस्तानी पत्रकार ने दृष्टि चुराने का असफल प्रयास किया। जगमोहन को उसके इस वार्तालाप से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही धुन में कस्बे की तरफ चल दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, सर कार से ही चलिए, अभी 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बीच शहर में कहीं होगा आपका ठिकाना। जगमोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पैदल ही चलता रहा। जगमोहन ने बूढ़े शरीर में ऊर्जा का स्तर एकदम से बढ़ गया था। अब उसके कदम भी नहीं बहक रहे थे। जगमोहन कस्बे के भीतर आ गया। बहुत ज़्यादा बदल चुका था ये कस्बा। पहले से बड़ा भी हो गया था, लेकिन शायद यहाँ की ज़मीन का हर टुकड़ा पहचानता था जगमोहन को। वो कभी किसी गली में चलता जाता, कुछ देर देखता रहता। साथ आया पाकिस्तानी बताता कि यहाँ कभी कोई पुरानी इमारत हुआ करती थी। तभी जगमोहन किसी पुरानी इमारत के सामने रुककर खड़ा हो जाता, उस इमारत के भीतर जाता और घूमकर बाहर आ जाता। वो चले जा रहा था, अपनी पुरानी यादों में खोया। ना जगमोहन किसी से कुछ पूछ रहा था, न ही किसी को कुछ बता रहा था। हाँ, वो चला जा रहा था, जैसे कहाँ कहाँ जाना है ये उसने पहले ही निश्चित किया हुआ था। चलते हुए जगमोहन खंडहर के सामने रुक गया। अब तक कुछ स्थानीय लोग भी कौतूहलवश साथ हो लिए थे। जो स्थानीय लोग अभी तक इस तमाशे को आनंद से देख रहे थे, उस खंडहर को देखते ही अब उनके सुर्ख चेहरे सफ़ेद हो गए। एक स्थानीय के मुंह से निकला, शैतानी रूहों का डेरा।
परितोष ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जगमोहन के पास आकर खड़ा हो गया। जगमोहन की आंखों में पूरा शहर घूमते समय एक बाल सुलग चमक थी, लेकिन इस खंडहर के सामने आते ही उसकी आंखें झरझर बहन चली। खंडहर कभी घर ही रहा होगा। बाहर एक किनारे पर बड़ा सा कमरा और बरामदा था। आगे फिर बड़ा सा आंगन था। उस आंगन में एक लोहे का खंभा था, जिस पर लटका जीर्ण शीर्ण जंग खाया तराजू आज भी दिख रहा था। कभी मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का दरवाजा रहा होगा, क्योंकि जली हुई लकड़ी की देहल आज भी दिख रही है। पूरे आंगन में ईंटें बिछी थी, लेकिन फिर भी काफी ऊंची झाड़ियां हो गई थी। आंगन में ही 2 बड़े पेड़ हैं, जिन पर जंगली बेल चढ़ गई हैं। स्थानीय लोग इस खंडहर के पास भी नहीं आते थे। देखने में ये जगह बहुत डरावनी है। जगमोहन उस खंडहर के भीतर दाखिल होने लगा। तभी एक स्थानीय ने घबराते हुए कहा, साहब, इस जर्रे में तो आदमजात कोई परिंदा कभी भी बैठे नहीं देखा। भयानक रूहें घूमती हैं यहाँ। रोकिए उन्हें भीतर जाने से। परितोष ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जगमोहन के साथ खंडहर में भीतर दाखिल हो गया। लेकिन बाहर खड़े स्थानीय लोगों के चेहरे अब भय से पीले जर्द हो गए थे। जो स्थानीय लोग एक भीड़ के रूप में इनके साथ चल रहे थे, अब वो सब वहां से दूर हटकर खड़े हो गए। बस उनके साथ आए लोग और 1-2 स्थानीय भी वहां खड़े रह गए थे। जगमोहन ने बाहर के उस कमरे में प्रवेश किया। कभी इसे जलाया गया था, इसका अनुमान कमरे को देखकर हो रहा था। ये इस घर में आत्माओं के होने की जो बात लोगों के दिलों में बैठ गई थी, शायद उसकी वजह से ही ये जगह आज 70 साल बाद भी ज्यों का ही त्यों है, जैसा कभी दंगाइयों ने इसे कर दिया था और जगमोहन छोड़कर गया था। जगमोहन ने बराबर में खड़े परितोष के हाथ को अपनी हथौले से दबाया और बोला, ये हमारी तंबाकू की दुकान थी। पीले रंग की पुताई थी पूरे मकान पर। फिर जगमोहन उस कमरे के बाहर आकर आंगन में आया और बताने लगा, यहाँ बहुत भीड़ रहती थी पूरे दिन। तंबाकू और पैसों का लेन देन होता था। परितोष को अजीब लग रहा था। आज पहली बार जगमोहन बोल रहा था उस समय के बारे में। फिर जगमोहन बाहरी आंगन से मकान के भीतरी हिस्से में प्रविष्ट हो गया। एक बड़ा बरामदा, फिर एक अपेक्षाकृत छोटा आंगन और उसके बाद फिर तीनों तरफ एक कमरों की पंक्ति। बरामदे में ही ऊपर जाने को जीना है। प्रथम दृष्टि में ही परितोष को इतना दिख गया था। जगमोहन ने अंदर के बरामदे की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ मेरी दादी बैठी रहती थी और तेरी बुआ और तेरी दादी भी उनके साथ यहीं बैठती। मैं और तेरा चाचा जब पाठशाला से आ जाते थे तो हम कभी यहाँ बैठ जाते थे। जब माँ घुड़क देती थी तो बाहर चले जाते थे। बाहर से भी पिताजी धमका कर चले जाते थे। जगमोहन ने एक भीतरी कक्ष की तरफ इशारा करके कहा। बड़ी बड़ी झाड़ियों में जगमोहन यूं ही सरलता से घुसा चला जा रहा था। परितोष भी जैसे उस समय में ही पहुंच गया था। उसे भी इस बात का अनुमान ही नहीं था कि यहाँ कितनी बड़ी झाड़ियाँ हैं। वो अपने और जगमोहन के लिए झाड़ियों में से रास्ता बनाने का प्रयास जरूर कर रहा था। फिर जगमोहन भीतर आंगन में आ गया। उसके बाद वो एक कमरे में गया। उस कमरे में एक लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था, जो आज भी यूं ही था। अगर पक्का निर्माण होने के कारण झाड़ियाँ तो नहीं उगी थी, लेकिन मकड़ी के जालों से, धूल और कुछ जंगली बेलों से वो कमरा भरा हुआ था। उस कमरे में कदम रखने से भी सब डरते थे, इसलिए उस घर का सामान भी किसी ने नहीं छेड़ा था। वहाँ बस प्रकृति का वास था पूरी तरह से। उस कमरे के भीतर एक और कमरा था। जगमोहन ने उस कमरे में प्रवेश किया। परितोष ने देखा कि 2 सेना के जवान डरते डरते भीतरी आंगन में आकर खड़े हो गए थे। इस भीतरी कक्ष में अंधेरा था, इसलिए परितोष ने मोबाइल टॉर्च जला ली थी रोशनी के लिए। कमरे के बिल्कुल मध्य में एक पक्का ऊंचा आधार बनाकर एक भंडारण कक्ष बनाया हुआ था। पुराने मकानों में इसे बनाया जाता था, जो कच्चा मिट्टी का भी होता था, जिसे सामान्य रूप से अनाज भंडारण के हेतु उपयोग करते थे। जगमोहन उसके आधार के पीछे की तरफ गया
और आधार में ही बनी एक खोह को देखने लगा। जगमोहन ने उस खोह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन घुस नहीं पाया। खोह छोटी थी। जगमोहन बाहरी कक्ष में आ गया। शायद वो अब थक गया था, इसलिए गर्द और मकड़ी के जालों से भरी दीवार से ही टेक लगाकर खड़ा हो गया। परितोष ने उसके आसपास से जाले हटा दिए। जगमोहन कुछ देर अपने में ही गुम हो गया और फिर बोलना शुरू किया। बहुत खुश थे हम यहाँ पर। अच्छा व्यवसाय था तेरे दादा का। यहाँ के मदरसों और मस्जिदों में सबसे ज्यादा दान तेरे दादा ही करते थे। मैं पूरे दिन मोनीस और अल्लामा के साथ खेलता था। मोनीस का बाप असलाम और अल्लामा का बड़ा भाई मुस्ताक मेरे दादा के यहाँ भी नौकरी करते थे। असलाम को हम भाई बहन ताया बुलाते थे। जब विभाजन के बाद दंगे शुरू हुए तो तेरे दादा ने यहाँ से जाने का निर्णय कर लिया था। बुआ से भी बात हो गई थी, लेकिन शायद देर कर दी थी पिता ने। हमें पाठशाला भेजना बंद कर दिया था। माहौल बदल चुका था एकदम से। उस दोपहर के समय ही पिताजी भी खाना खाकर भीतर ही आराम करने आ गए थे। जगमोहन को एक सिहरन सी महसूस हुई और उसका बदन हल्का सा कंपा गया। जगमोहन के शरीर की इस हलचल को परितोष ने भी अनुभव किया। वो जगमोहन से बोला, पापा आप ठीक तो हो ना, चलें क्या? जगमोहन ने ध्यान नहीं दिया था और फिर बोलना शुरू किया। मैं दादाजी के साथ इस कमरे में था, तभी शोर शराबा हुआ। कुछ जाने पहचाने नारे भी लग रहे थे, अल्लाह अकबर के। मुझे इन नारों से डर नहीं लगता था। जामपुर और आसपास के कई गांव और कस्बों की मस्जिदें तेरे दादा और परदादा के पैसों से ही बनी थी। मौलवी कहा करते थे, आसपास जहाँ भी रोज मुकद्दस अनजान होती है या बच्चे तालीम लेते हैं तो आपको जरूर दुआ देते हैं, आपको खुदा यूं ही सलामत रखे, आप नजीर हो इंसानियत की साजी। जगमोहन फिर मौन में खो गया। अब तक तो वो दोनों सिपाही भी पास आ गए थे और बाहर खड़े बाकी दोनों सिपाही और कर्मचारी भी भीतर आ गए थे। वो सब भी अत्यंत उत्सुकता से जगमोहन को सुन रहे थे। जगमोहन परितोष से हिंदी में ही बातें किया करता था। जगमोहन ने मौन को तोड़ते हुए बोलना शुरू किया। शाहजी ही कहते थे तेरे दादा को यहाँ लोग। बाहर जोर जोर से नारों की आवाज़ सुनकर बाकी सब घरवाले कुछ परेशान हो गए थे। पिताजी कमरे से निकले और बाहर आंगन में ही जाने को हुए थे कि तुरंत तेज धमाका हुआ। किसी ने पिताजी को गोली मार दी। घर में चीख पुकार मच गई थी। मेरे दादाजी बाहर की तरफ भागे। वो भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए तुरंत अंदर घुस गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस भीड़ में सबसे आगे असलाम और मुस्ताक थे, जिन्हें मेरे दादा दादी ईदी दिया करते थे, चेटी चंड का हलवा खिलाया करते थे। मुस्ताक ने तलवार से मेरे दादा की गर्दन काट डाली। भीड़ ने दादी को भी मार दिया। तेरा चाचा जो 8 बरस का ही था, उसके नाजुक से शरीर को तलवार बल्लमों से चीरकर उसके ऊपर ही भीड़ गुजर गई। अब तक बात करते करते जगमोहन की आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो गई है और अब जगमोहन के शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। परितोष की सुर्ख और पनीली हो चुकी आंखें उसके मन के रोष और क्षोभ को परिचय दे रही थी, लेकिन जगमोहन ने अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। मुस्ताक ने तेरी बुआ जो 14 वर्ष की भी नहीं हुई थी, उसे यहीं आंगन में पटक कर भीड़ से कहा, ये है हमारा इनाम, इन काफिरों की औरतें, इन्हें नहीं मारेंगे। भीड़ में से ही एक ने मेरी माँ को पकड़ रखा था। ये वो था जिसे कुछ दिन पहले पिताजी ने उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं कमरे में छुपा सब देख रहा था। जगमोहन को एक हिचकी आई। परितोष, जिसकी आंखों से अब आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे, उसने कहा, चलो चलते हैं पापा। जगमोहन ने हाथ के इशारे से मना किया और फिर बोलना शुरू किया। मेरी आंखों के सामने उस भीड़ ने इस आंगन में मेरी बहन और मेरी माँ का इतना कहकर ही जगमोहन ने लंबी सांस ली और फिर बोला, जो मेरी माँ को काकी ताई बुलाते थे, आज वो वैसियों की तरह उसे ही नोच रहे थे। मेरी छोटी सी मासूम बहन, जिनको चाचा ताऊ कहती थी, वो उसे नोच रहे थे। मुस्ताक ने कहा कि इसे मैंने ही अपने गोद में जवान किया है,
तो सबसे पहला हक मेरा, मेरी बहन और माँ उस भीड़ के लिए इनाम थी अल्लाह का, और हम सजा भुगत रहे थे हिंदू होने की। तेरी दादी और बुआ को तलवार या बंदूक से कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें तो इतनी भीड़ ने नोचा कि वो मर गई। तेरी 13 साल की बुआ और दादी में हिस्सा बांटने को पूरा कस्बा खड़ा था। भीड़ उन दोनों के मर जाने के बाद भी उनके लाशों को नोचती रही। मेरी बहन चीख रही थी, सबसे उसका कोई ना कोई रिश्ता था। कभी कहती भाई छोड़ो, कभी कहती ताया जी दर्द हो रहा है। उस बेचारी को तो बस दर्द का ही एहसास हो रहा था। उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब अल्लाह की हुकूमत कायम करने को किया जा रहा है। फिर उसकी चीखें बंद हो गई थी। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी भीड़ के सामने। वो बोल रही थी कि जो करना है मेरे साथ कर लो, ये बच्ची है, इसे छोड़ दो। वो सबको पुराने रिश्ते याद दिला रही थी, लेकिन उस भीड़ पर तो एक मजहबी जुनून सवार था। ये सब हो रहा था और भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। मैं ये देखकर पत्थर हो गया था। एक बार फिर जगमोहन ने एक संक्षिप्त मौन धारण कर लिया था। जगमोहन ने फिर बोलना शुरू किया। शैतानों और भूतों की कहानियाँ कभी कभी दादाजी सुनाया करते थे, लेकिन उन हिस्सों के शैतान भी इतने डरावने नहीं थे जितनी डरावनी वो भीड़ थी, वो इंसान की भीड़। मुझसे जब देखा नहीं गया तो मैं अंदर जाकर कोठी के नीचे एक खो में छुप गया। भीड़ को उनका इनाम मिल गया था, किसी का ध्यान ही नहीं गया मेरी तरफ। वो जितना लूट सकते थे लूटा और फिर बाहर आग लगा दी थी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन अंदर छुपा रहा। मुझे रोशनी और आदमजात से भी डर लगने लगा था। अंधेरे में बाहर आता और फिर छुपकर जो खाने पीने को मिलता घर में खा लेता। उस दिन के बाद मैंने मेरे परिवार के मुर्दों को भी नहीं देखा, क्योंकि मैं रोशनी में बाहर निकलता ही नहीं था। बस एक तीखी बदबू मुर्दा शरीर की नाक में घुस जाती थी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद जगमोहन ने फिर बोलना शुरू किया। एक रात मैं यहाँ से बाहर निकला और चलता चला गया। दिन में छुप जाता, रात में चल पड़ता। फिर मुझे एक जगह भीड़ दिखाई दी। वो शरणार्थी का शिविर था। वहाँ से मुझे सभाजत भेज दिया। मुझे मेरे फूफा बुआ का पता तो मालूम था, तो उनके पास पहुँचा दिया गया। फिर जगमोहन बाहर आंगन की तरफ चल दिया। अब परितोष ही नहीं, उन पाकिस्तानियों की आंख में पानी बह रहा था। जगमोहन ने एक कोने की तरफ उंगली करके कहा, देख यहाँ चूल्हा था हमारा। हम भाई बहन यहीं पास बैठकर गर्म गर्म खाते थे। एक कमरे की तरफ उंगली करके जगमोहन बोला, यहाँ हमारी चक्की थी जिसे माँ या दादी चलाती थी। जगमोहन पूरे आंगन में घूम रहा था और अब अपनी ही धुन में बोल रहा था, माँ सुमो बहन दुबली हो रही है, इसे हलवा खिला। फिर जगमोहन ठेठ सिंधी में कुछ बोलने लगा जो परितोष के भी को समझ नहीं आया। जगमोहन की शारीरिक भावभंगिमा एकदम से एक 13 वर्ष के बच्चे जैसी हो गई थी। जगमोहन 70 साल पुराने समय में पहुंच गया था अपने परिवार के बीच। वो आंगन में चहलकदमी कर रहा था। कभी वो अपनी दादी से बात करने लगता था, तो कभी अपने भाई बहनों से लड़ने लगता था। कभी वो माँ से कुछ खाने को मांगता। फिर जगमोहन उस भीतरी कमरे में चला गया। परितोष उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। जगमोहन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने उसे उठाया तो वो टूटा हुआ हुक्का था। जगमोहन ने उसे अपनी छाती से यूं लगा लिया जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को बाहों में भर लेती है। जगमोहन उस लकड़ी के तख्त के पास पहुंचा और एक छोटे बच्चे की तरह बोला, दादा नींद आ रही है, तुम्हारी गोद में आ जाऊं? इतना कहने के बाद जगमोहन एक बच्चे की तरह उस वर्षों की गर्द और गंदगी जमे तख्त पर लेट गया। वो कुछ ऐसे लेटा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने दादा की गोद में खेलने के बाद थक करके लेट जाता है। परितोष रोकना तो चाहता था अपने पिता जगमोहन को उस धूल और गंदगी भरे तख्त पर लेटने से, लेकिन रोक नहीं पाया। वो देख रहा था आज अपने पिता के रूप में उस 12-13 साल के जगमोहन को खेलते हुए। जगमोहन तख्त पर लेटकर एकदम शांत हो गया था। परितोष ने कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने जगमोहन को आवाज़ दी, पप्पा पप्पा। जगमोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परितोष ने
जगमोहन का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तो वो एक तरफ को निढाल होकर लेट गया और उसका हाथ तख्त पर से नीचे लटक गया। परितोष घबरा गया और जोर से जगमोहन को हिलाकर बोला, पप्पा पप्पा। एक पाकिस्तानी फौजी ने पास आकर जगमोहन को देखा और परितोष से बोला, सर अब ये नहीं उठेंगे, ये अब अपने परिवार के साथ हैं। पाक परवरदिगार की उस दुनिया में जहाँ कोई भी मजहबी शैतान इनकी खुशियों को आग नहीं लगा पाएगा। वो लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में अल्लाह का ईमान ला रहे हैं। ये दुनिया बनाई है उन्होंने जहाँ अल्लाह अकबर सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते हैं। परितोष ने टॉर्च की रोशनी जगमोहन के चेहरे पर डाली तो उस बूढ़े जगमोहन के झुर्रियों से भरे चेहरे में जामनगर के उस बच्चे जगमोहन की झलक दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।